तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मास्टर क्लास एक कंडक्ट होने वाली है, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगी, एनालिसिस कराऊंगी सर्टिफाइड कॉपी की। ठीक है, आंसर शीट क्या किस तरीके से इवेल्युएट होती है, किस तरीके से स्टूडेंट को लिखनी चाहिए ताकि वो फैच कर सके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स। सेकंड, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आपको अटेंड करना चाहिए। तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव वाला 422 कोड का जो पेपर है वो मैं एनालिसिस करूंगी कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। और उसी के साथ जो लास्ट है कि टाइम मैनेजमेंट, जब आप ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे तो उस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट में किस तरीके से फोकस कर सकते हो और किस तरीके से अलॉट कर सकते हो हर एक क्वेश्चन में मार्क्स, सॉरी टाइम। ठीक है, सो देखो, ये जो स्टूडेंट है इसकी जो कॉपी है उसका जो मार्क्स है एज पर आंसर शीट वो है 48। ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है, मॉडरेशन होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है, हर इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से करता है। अगर वो पर्टिकुलरली एक ग्रुप में कर रहा है तो जिन भी बच्चों ने एक ग्रुप दिया है, जिस भी सब्जेक्ट में उसके मॉडरेशन में यूनिफॉर्मिटी में मार्क्स बढ़ेंगे वो सबके बढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्मिटी मतलब मार्क्स रैशनलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ यूनिफॉर्म और मॉडरेशन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, लाइक इसमें 3 मार्क्स दिए, तो जो आपकी फाइनल मार्कशीट आएगी जिसमें आपका रिजल्ट आउट होता है उसमें आपके 51 ही लिखे जाएंगे। ठीक है, सो ये एक इंस्टीट्यूट के तरफ से होती है चीज और वो यूनिफॉर्मिटी बेस्ड है, मतलब वो हर बच्चे के लिए सेम होती है। ठीक है, सो हम मूव करते हैं फाइनली अपनी आंसर शीट पे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है आपका कंपनी लॉ का, बेसिकली ये प्रोफेशनल का कंपनी लॉ का पेपर है। ठीक है, बट इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी, एग्जीक्यूटिव का मेरे पास नहीं था, प्रोफेशनल का मेरे पास एक रखा था। और इस स्टूडेंट का जो है लास्ट उसमें था अटेम्प्ट, दिसंबर में अटेम्प्ट था इसका, तो उस हिसाब से मेरे पास मिल गया था, मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी कॉपी है ये। तो वही चीज़ एनालाइज़ करेंगे, बट मैं बीच-बीच में एग्ज़ीक्यूटिव के लिए किस तरीके से आपको लिखना है वो भी हम इसमें बताते जाएँगे। तो ये बेनिफिशियल रहेगा बोथ प्रोफेशनल एंड एग्ज़ीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए। ठीक है? अब देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको जो आंसर स्टार्ट करना है वो फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, लाइक इसने करा। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है 6D पार्ट 1। बट इसमें आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है, सबसे पहले तो आपको जो आंसर लिखना है, आंसर नंबर अपना, ठीक है, वो आपको लिखना है यहाँ पर बीच में 6D पार्ट 1, इस तरीके से, और अंडरलाइन करना है। सेम पेन से करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ़ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप एक ही पेन यूज़ करोगे, या तो वो होगा आपका ब्लू पेन या होगा आपका ब्लैक पेन। बट थ्रू आउट आप एक ही पेन यूज़ करोगे, 2 पेन यूज़ नहीं करोगे, ये इंस्ट्रक्शंस में लिखा है। ठीक है? सेकंड, बीच में, मतलब मैंने आपको बता दिया बीच में लिखोगे, ठीक है? और हर एक आंसर को, आपके आंसर्स 2 टाइप के आते हैं, ठीक है? जो मतलब आपके क्वेश्चन्स आते हैं वो 2 टाइप के आते हैं फर्दर। एक होते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन्स, एक होते हैं आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन्स क्या होते हैं कि आपको बोल दिया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिखोगे? जस्ट आप एक्सप्लेन करोगे कंपनी की डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन। ठीक है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, आपकी होती है केस स्टडी। क्या होती है आपकी? केस स्टडी। तो केस स्टडी किस तरीके से हमें करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी। इसमें बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड कोई केस स्टडी आई, तो इसने क्या करा, एक पैरा आपका ये हो गया, एक पैरा आपका ये हो गया और ये थर्ड पैरा हो गया। बट आपको क्या करना है, जब भी आपके पास केस स्टडी आएगी, फर्स्ट यू हैव टू राइट इन द गिवन क्वेश्चन और गिवन केस, जो भी क्वेश्चन लिखा होगा उस केस की हाइलाइट्स आप इसमें लिखोगे सिर्फ 2 या 3 लाइन में। सेकंड, जो उसका पैरा स्टार्ट होगा, ये आपको जो खत्म करना है वो आपको 4 पैरा में अपना आंसर खत्म करना है, जब आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो तो। तो 4 पैरा है, गिवन केस आपने लिख दिया, इसकी हाइलाइट्स लिख दी। सेकंड, आप क्या लिखोगे, प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट, पूरा लिखोगे। मैंने यहाँ पे शॉर्ट समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, फिर आप थर्ड क्या लिखोगे, दोनों का सॉल्यूशन, मतलब अकॉर्डिंग टू केस।
तो आप इसका आंसर लिखोगे और फोर्थ में आप लास्ट लाइन लिखोगे कंक्लूजन। जैसे उसमें होता है कमेंट करो कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जैसे इसने लिखा है यहाँ पे इन द गिवन केस दिस एंड दिस, तो आप इसमें क्या लिखोगे कंक्लूजन। और कंक्लूजन के अंदर कि जो भी आपसे केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप 1 लाइन आंसर दे दोगे। ठीक है? ताकि एग्जामिनर को ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है कि आप एक अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करते हो। ठीक है? आप खुद सोचो, आपके पास कोई क्लाइंट आया और आपने उसका केस समझ के उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करी चीज़ कि सर आपका जो केस है वो ये है, आप जो प्रोविज़न कहता है, लॉ कहता है वो ये है और अब उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हमारे पास ये है, तो देयरफॉर जो भी चीज़ है हम वो कर सकते हैं या हम वो नहीं कर सकते हैं। तो कितना अच्छा प्रेज़ेंटेबल एक चीज़ जाएगी आपकी क्लाइंट के पास। तो ये चीज़ अभी से डेवलप करो ताकि एग्ज़ामिनर भी जब आपका केस, आपका सॉल्यूशन या आपके आंसर देखे तो उसको भी बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल लगे। अब यहाँ पे सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट ने करी है वो ये करी है कि इसने नेक्स्ट पार्ट, आपको इवन पार्ट भी नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना है। हम अभी क्या बात कर रहे थे 6D पार्ट 1, तो जो 6D पार्ट 2 है आप उसको फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। ठीक है? यहाँ से आपको नहीं करना है स्टार्ट, आप यहाँ से करो। देखो जैसे यहाँ पे खत्म हुआ, फिर इसने यहाँ से सी पार्ट स्टार्ट कर दिया, नहीं करना है ऐसा। ठीक है? तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया है कि आपको 2-3 चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है और केस स्टडी या डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको कैसे आंसर करना है। ठीक है? अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है रेज़ोल्यूशन ड्राफ्ट करने का, तो आप उसको कैसे ड्राफ्ट करोगे? देखो स्टार्टिंग सही है, आपने लिखा सब्जेक्ट, जिस चीज़ के बारे में आप रेज़ोल्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हो, पहली चीज़, ठीक है? सेकंड टाइप ऑफ रेज़ोल्यूशन एंड नेम ऑफ रेज़ोल्यूशन, मतलब ये आपका नेचर ऑफ रेज़ोल्यूशन तो देखो ये बोर्ड रेज़ोल्यूशन है इसलिए इसमें ये कुछ नहीं आएगा, ठीक है? टाइप ऑफ रेज़ोल्यूशन में क्या आएगा आपका, अगर ऑर्डिनरी रेज़ोल्यूशन है और मीटिंग, मतलब आपकी कौन-सी मीटिंग है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है टाइप ऑफ मीटिंग एंड टाइप ऑफ रेज़ोल्यूशन। तो मतलब अगर हम एजीएम में कर रहे हैं, तो एजीएम में हम ओआर पास कर रहे हैं या एसआर पास कर रहे हैं। और अगर बोर्ड रेज़ोल्यूशन है, तो बोर्ड मीटिंग है हमारी और हम उसमें बीआर पास कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ गलत है, टाइप ऑफ रेज़ोल्यूशन एंड नेचर ऑफ रेज़ोल्यूशन नहीं आएगा, आपको लिखना है टाइप ऑफ मीटिंग एंड टाइप ऑफ रेज़ोल्यूशन। ठीक है? उसके बाद कैसे स्टार्ट करोगे? कैसे स्टार्ट होता है, ये बताओ? हमेशा जो भी स्टार्ट होता है, वो क्या होता है? इसी मोमेंट पे पॉज़ करके मुझे पहले नीचे आंसर दो। इसी तरीके से प्रैक्टिस होती है। ठीक है? कि अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं? क्या स्टूडेंट ने जो लिखा है इट इज़ हियरबाय रिज़ॉल्व्ड दैट, ये सही है? या फिर हम किस तरीके से आंसर करते हैं? तो अभी पॉज़ करो वीडियो और नीचे कमेंट में लिखो, मुझे पता लगना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स कितना ध्यान देते हैं, जो मैं पढ़ाती हूँ या नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है? तो रिज़ॉल्व दैट, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, रिज़ॉल्व दैट, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे कैप्स बोल्ड मतलब लिखो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिज़ॉल्व दैट सो एंड सो। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ज़रूर लिखना है। आप रिज़ॉल्व दैट कर रहे हो, आप रेज़ोल्यूशन दे रहे हो, तो किसके हिसाब से दे रहे हो? तो प्रोविज़न ऑफ कंपनीज़ एक्ट पहले लिखो। अगर मैं एजीएम की बात कर रही हूँ, तो एजीएम का सेक्शन क्या है 96, तो अकॉर्डिंग टू या पर्सुएंट टू प्रोविजन कंटेन्ड अंडर सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फिर स्टार्ट करना। ठीक है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो सिर्फ लिख दो पर्सुएंट टू सेक्शन पर्सुएंट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड अंडर स्टेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन लिख दो। ठीक है? बट ऐसे स्टार्ट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो गलती करी है इस स्टूडेंट ने क्या करी है कि इसने नीचे देखो इसने क्या एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ दिस, ऐसे नहीं करना है। ये जो चीज़ लिखी है ना, ये आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखनी है। प्रोविजंस ऑफ 180 सी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है? और एज़ पर द प्रोविजंस लिखा, लेकिन ऑफ कंपनीज एक्ट कौन लिखेगा?
जब भी आप अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाते हो कंपनी के, तो उसमें आपको पूरा कोड करना पड़ता है। तो जब वहाँ कोड करते हो, जो एक आपका लीगल डॉक्यूमेंट है, यहाँ तो आप अपना आंसर, अपनी नॉलेज प्रेज़ेंट कर रहे हो, तो यू शुड प्रेज़ेंट इन यू नो इन अ कंप्लीट वे यू शुड प्रेज़ेंट योर आंसर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लाइंट आएगा तो क्लाइंट को कुछ नहीं पता भई। आंस जब भी आप अपना आंसर देते हो, अपना आंसर प्रेज़ेंट करते हो, तो ऐसे ल करो कि भई उसको कुछ नहीं आता है, उसको हमें हर चीज़ समझानी है, ठीक है? तो इसलिए आपको हर चीज़ लिखना है एज़ पर लॉ। अब मैं आपको सेकंड चीज़ क्या बोल रही थी यहाँ पे, रिज़ॉल्व दैट नहीं लिखना। जब आपने पहला एक रिज़ॉल्व दैट लिख लिया, तो आप नीचे क्या लिखोगे? फर्दर रिज़ॉल्व दैट। और बेसिकली जो रिज़ॉल्व दैट की चीज़ें आती हैं, उसमें जो भी आपने प्रोविज़न की बात करी है, उसका एक तरीके से कंक्लूज़न ही होता है। कंक्लूज़न होता है या फिर आपका अथॉरिटी होती है कि किसी भी जिस भी डायरेक्टर को आप ऑथराइज़ कर रहे हो कि भैया ये है, ये बनेगा, ये उस चीज़ को करेगा। ठीक है? तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप का क्वेश्चन आया है, उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ करोगे। ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आपको करनी है। ये आपको XYZ कंपनी सेक्रेटरी आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको सिर्फ़ क्या लिखना है, जब आपका एंड हो जाता है रेज़ोल्यूशन, तो व्हाट विल यू डू? आप लिखते हो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। यहाँ पे आप लिखोगे प्लेस, डेट एंड यहाँ पे चेयरमैन। चेयरमैन नहीं लिखोगे, जो भी आपकी ये है कंपनी सेक्रेटरी, आप ये लिख दोगे। लेकिन बोर्ड रेज़ोल्यूशन में ऐसा नहीं आता है, तो सिर्फ़ आप यहाँ पे ये छोड़ देना। ठीक है? बहुत जो एग्ज़ामिनर है वो उसके मार्क्स काट लेते हैं। अगर उसने लिखा भी है कि यू आर कंपनी सेक्रेटरी एंड यू हैव टू ड्राफ्ट अ रेज़ोल्यूशन, तो उसमें आप अपना नीचे नाम थोड़ी ना लिखोगे। वो तो रेज़ोल्यूशन कंपनी का जा रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इस तरीके से आपको अपना जो बोर्ड रेज़ोल्यूशन है या कोई भी रेज़ोल्यूशन है, इस तरीके से ड्राफ्ट करना है, बिकॉज़ इन एग्ज़ीक्यूटिव आपकी 10 टू 15 मार्क्स की ड्राफ्टिंग इम्पोर्टेंट है और प्रोफ़ेशनल में तो 40 मार्क्स तक की ड्राफ्टिंग आ जाती है। ठीक है? तो ड्राफ्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको फिर भी ड्राफ्टिंग में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ है, तो आप मुझसे मेरे जो चैनल पे ड्राफ्टिंग की पूरी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप उसको भी देख सकते हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जैसे जाओगे और उसमें जाओगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में ड्राफ्टिंग करके प्लेलिस्ट है, जिसमें फुल ऑन आपको मैंने समझा रखा है, आपको बोर्ड रेज़ोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट करना है, आपको स्पेशल रेज़ोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट करना है और अगर स्पेशल रेज़ोल्यूशन है, स्पेशल बिज़नेस है, तो उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? नोटिस अगर आप ड्राफ्ट कर रहे हो, तो उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है, एजीएम के नोटिस में। तो वो सब चीज़ें आपको मेरे उस पे मिल जाएँगी, ठीक है? उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे भी देखो, क्वेश्चन नंबर 5 और डी, आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है ऐसे, 5D अंडरलाइन करोगे, ठीक है? और मैंने बताया 1 पेन ही यूज़ करोगे। उसके बाद ये रेज़ोल्यूशन वाली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ, देखो, जैसे यहाँ पे जब आप आंसर शीट लोगे ना, तो आपको पूरा आंसर दिखेंगे कि मार्किंग दिखेगी कि 5A में आपको इतने मार्क्स दिए, 5, ताकि जब आप चेक करो ना खुद भी, एग्ज़ामिनर मतलब, तो उसको दिक्कत ना हो। वो इसलिए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? अब देखो, इस स्टूडेंट ने यहाँ पे ये चीज़ें सही लिखी बिल्कुल। ऑब्जेक्शंस एप्लीकेबल टू सॉलिटेयर, सॉलिटेयर मतलब एक केस होगा, उसके हिसाब से इश्यू ऑफ बोनस इश्यू वगैरह-वगैरह। क्वेश्चन नंबर कितने का था? 5 मार्क्स का होगा, 5 पॉइंट्स उसने एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको एक्सप्लेन नहीं करने हैं, तो आपको एटलीस्ट 10 पॉइंट्स लिखने होंगे। जैसे कुछ-कुछ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा सारी हो सकती हैं, लाइक रेज़ोल्यूशंस कौन-कौन से हैं जो स्पेशल रेज़ोल्यूशन होते हैं, वो मेरे ख़्याल से 10 हैं, ठीक है? या कोई ऑब्जेक्ट जिसमें आप लिख सकते हो, 10 पॉइंट लिख सकते हो आप आराम से, तो आप उसमें 10 पॉइंट लिख दो, ताकि आपको अच्छी तरीके से आंसर मिल जाए और वो अगर 1 लाइन चीज़ें हैं। 1 लाइन अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है और अगर आप
ये लिखते हो और अगर आपको एक्सप्लेनेशन आती है तो अगर आप करते हो तो वो उसके वेटेज के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं आपको नोटिस मतलब मेरे आई थी नोटिस में। ये देखो, ये आंसर छोड़ा हुआ है, ठीक है? अब इस स्टूडेंट ने 2A में मैं मानती हूँ 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है? 4 ईच यानी 4 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 16 बट ही गॉट कितने? 6 मार्क्स 16 में से। तो अब इसमें आपको क्या करना है और क्या ध्यान रखना है? पहली चीज़ यहाँ पे जो गलती करी, फ्रेश फ्रेश क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेश पेज, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी। देखो यहाँ पे गिवन केस करके नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर रखा है। ये गलतियाँ नहीं करनी है आपको, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है? आप पूरा पेज छोड़ दो। अगर आपको एंड तक नहीं आता है, तो लास्ट में जब आप आंसर शीट कर रहे होते हो, आपको दिमाग में इतना रहता है कि भई मैंने आंसर छोड़ दिया, तो एक पेंसिल से यहाँ पे ऐसे पूरा कट मार दो, बट ऐसे मत छोड़ो। और यार कोशिश करो 2 या 3 मार्क्स भी आ गए तो आपके हाफ 2 या 3 लाइन भी आपने लिख दी उसकी तो हो सकता है आपको हाफ मार्क्स मिल जाएँ, ठीक है? यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो जाता, 2 मार्क्स अगर यहीं पे आ जाते, जो टोटल था वो 50 बन जाता है एज़ इट इज़। तो इसलिए क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, ट्राई टू अटेम्प्ट अ फुल 100 मार्क्स पेपर, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ लास्ट कि जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम चार्ट फॉर्म में क्या हम कर सकते हैं आंसर्स को प्रेजेंट, तो मैं उसके लिए बताती हूँ क्या करना है। देखो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे जो हैं वो चार्ट फॉर्म में अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं, बट करना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आया टाइप्स ऑफ कंपनी का, ठीक है? तो आपको ये कैसे आंसर करना है? आप क्या लिखोगे? 2A फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपका 2A है, टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनीज और यहाँ पे आप इसका चार्ट फॉर्म बना दोगे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? फॉर एग्जांपल पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और कौन सी होती हैं? डोरमेंट कंपनी, ठीक है? और आपकी स्मॉल कंपनी, ओपीसी, ठीक है? ये आपकी सारी क्या होती हैं? कंपनीज होती हैं। अब आप इसमें 2 चीज़ें कर सकते हो। या तो आप यहीं पे एक छोटा-सा स्मॉल बॉक्स बनाओ और उसमें इसकी डेफिनिशन लिखो। या फिर आप क्या कर सकते हो जो बेटर वे है, क्योंकि बहुत सारी हैं, तो बेटर वे में आप क्या कर सकते हो, आप करोगे स्टार्ट आपने ऐसे चार्ट बनाया शॉर्ट, उसके बाद 1 पॉइंट पब्लिक कंपनी की आपने लिखी डेफिनिशन और 1 एंड 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो, जस्ट उसको एक्सप्लेनेशन के लिए, जैसे कि इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या फिर मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने रिक्वायर्ड हैं, दैट्स इट। आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, आप चार्ट फॉर्म में बस एक्सप्लेन कर रहे हो कि हाँ, आपको अच्छे से आता है। फिर ऐसे ही आप नीचे क्या स्टार्ट करोगे, प्राइवेट कंपनी, उसकी डेफिनेशन और उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सो ऑन। अगर ये डिपेंड ये भी करता है कि ये कितने मार्क्स का है। अगर ये 3 मार्क्स का है, तो भैया इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ डेफिनेशन लिख दो, वहीं यहीं पे इनकॉर्पोरेट कर दो और 3 है ना, तो एटलीस्ट 6 टाइप्स के लिखो और खत्म करो। अगर आपका ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स का आता है, तो हाँ, फिर आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आपका हो गया कि अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो और आपको अपने आंसर्स इस तरीके से प्रेज़ेंट करने हैं, तो आप इस तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हो, ठीक है? अब इससे आगे जो आपका सेकंड लेवल है, वो आप देखोगे और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 6 क्वेश्चन्स आते हैं इन टोटल, ठीक है? और एक क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 5th पार्ट, 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स हों या कुछ हों, वो आप अपने आप सेग्रीगेट कर लेना, बट आपको एक क्वेश्चन 30 मिनट्स के लिए देना है।
30 मिनट्स में आपका एक क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स, 1 to 5 सारे पार्ट्स मिलाकर आपका वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपको मीनवाइल कोई भी नहीं आ रहा है, मतलब कोई पार्ट नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है? और उसको बाद में सोच के लिख लेना। और अगर आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मतलब पार्ट होता है, तो जैसे आपका ये पेज है, ठीक है? ये आंसर बुक है आपकी, ये आपका दिस लेफ्ट साइड है, मैं बुक खोलने की मतलब खोल के बात कर रही हूँ, ठीक है? और ये आपकी राइट साइड है। तो अगर 4 मार्क्स का आपका पेपर है, तो सिर्फ ये फिल करो, वन साइड। अगर आपका 5 मार्क्स का है, तो दोनों साइड भरो, ठीक है? कंसिडर्ड 4 मार्क्स क्वेश्चन इतना। अरे भाई टाइम नहीं होता, टाइम मैनेज भी करना होता है। कोशिश करो, आपको एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 4 पार्ट्स लिखने होते हैं, जो मैंने आपको पैरास बताए, तो वो आराम से एक साइड पे इतने आ जाएँगे, ठीक है? और राइट पे इतने आ जाएँगे। तो ये आपका पार्ट हो गया टाइम मैनेजमेंट का, कि आपको पर्टिकुलरली जब आप प्रेज़ेंट करते हो, तो आपकी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो जानी चाहिए, और आपका जो क्वेश्चन पेपर है, वो कंपल्सरीली 100 मार्क्स का आपका अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, 100%, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको, ठीक है? पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो अब मैं अभी आपको आगे बताऊँगी कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है, तो आपको वो कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? वो जो वीडियो है, जो अभी आप देखने वाले हो, वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। वो मैंने अपलोड नहीं करी थी, बट वो पूरा क्राइटेरिया वैसे ही बताता है, ठीक है? ये मैंने जनवरी या फरवरी में शूट करी थी फॉर स्टूडेंट्स, बट मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई थी। तो अब आप देख लो उसको अच्छी तरीके से, और मैं इसका टू द पॉइंट बताया है। 422 जो आपका कोड है पेपर का, वो वाला पेपर मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको वो चीज़ समझ में आसानी से आएगी। मतलब मैंने अपने कैपेसिटी में आपको बेस्ट सिखाने की कोशिश करी है। और अगर स्टिल आपको कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो, ठीक है? तो अभी आप देखो आगे, और मुझे बताना कि किस तरीके से और थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या आपको क्या पर्टिकुलर दिक्कत आती है एग्ज़ाम को प्रेज़ेंट करने में, आंसर को प्रेज़ेंट करने में, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड डू कमेंट बिलो आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दी आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर। Yes, CS क्वेश्चन पेपर, वेदर इट इज लॉ पेपर और प्रैक्टिकल पेपर। बट ये जो पर्टिकुलरली पेपर है, ये मैं 422 मतलब CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस से डील कर रही हूँ, जिसमें जो 3 पेपर हैं वो OMR हैं, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ थियरी की बात करेंगे इसमें, ठीक है? अब किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है स्टार्टिंग से, बैक से, और क्या-क्या और रूल्स आप लगा सकते हो, जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन अगर आपको कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर नहीं भी आता है, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, ये सब इस वीडियो में बताऊँगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, एंड please do subscribe, like, share if you haven't till now, and hit the bell icon to get the notification instantly. Okay, so let's start. First, देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी जो आपको हर एक एग्जाम में लगाना है, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है? इट डज नॉट मैटर कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लगा रहे हो। ये रूल्स मैं बता रही हूँ टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट, नेवर एवर रीड फुल क्वेश्चन पेपर। कभी भी पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है? उससे होता क्या है, मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो उससे होती है ना, वो ये होती है कि आपको जो आता है ना, वो आप भूल जाते हो, क्योंकि उसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन्स आपको नहीं आते हैं। आप स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करते हो और फटाफट मार्क करते हो कि भई मुझे बेस्ट आता है, ये बेस्ट आता है। बट कहीं न कहीं जब आपको वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन्स उसमें से आपको नहीं आते हैं ना, तो उसके चक्कर में जो आता हुआ है ना, उसकी टेंशन में आप वो भी भूल जाते हो। तो मेक श्योर यू नेवर रीड योर फुल क्वेश्चन पेपर, ठीक है? आपको स्टार्ट करना है, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो या पीछे से क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करो, इट्स अपॉन योर मतलब
इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। बट आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो या पीछे से स्टार्ट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट बीच में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जस्ट नंबर इट और आप उसको आगे बढ़ जाओ, ठीक है? वेस्ट नहीं करना है टाइम। अभी मैं उसका भी एग्जांपल दूँगी। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको जो कोई भी आंसर है, स्टार्ट करना है, स्टार्ट योर न्यू आंसर, ठीक है? फ्रॉम फ्रेश पेज। बहुत बच्चे होते हैं, वो वहीं से नीचे लाइन खींच के स्टार्ट कर देते हैं। उसमें एग्ज़ामिनर की नज़र जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। तो स्टार्ट योर आंसर एवरी आंसर फ्रॉम द फ्रेश पेज, ठीक है? अब थर्ड जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अटेम्प्ट फुल क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसमें भी आपको लॉजिकल रीज़निंग लगानी है। आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है, बस उस मोमेंट पे आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप उस तरीके से उसको कर सकते हो। ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट कैसे करना है। देखो, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वो हमेशा आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। ठीक है? तो ये तो आपको करना ही करना है। अब इसके सब पार्ट्स हैं, डी पार्ट्स। तो राइट, अब आपका ये आंसर शीट है, ये आपका फ्रंट पेज है। अब ये मैं ऐसे खोल के शीट खुली हुई है, ठीक है? ये आपका यहाँ पे एक पेज है, ये आपका सेकंड पेज है, ठीक है? अब आपने स्टार्ट करा फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ए, ठीक है? तो जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, वो आपको ये वाला पेज और ये वाला करना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट पेज से अगर आप 4 मार्क्स का करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 जो है वो 4 मार्क्स का है, ये तो 5 मार्क्स का है। अब इसमें जैसे 2A मुझे करना है और ये 4 मार्क्स का है, तो आप सिर्फ़ ये सफिशिएंट पेज भरो। टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है? 4th रूल क्या है? टू द पॉइंट लिखना है। कहानी नहीं फ्रेम करनी है, कोई स्टोरीज़ कुक नहीं करनी है, ठीक है? टू द पॉइंट आपको आंसर करना है। अगर 5 मार्क्स का है, तो बोथ साइड्स, अगर नहीं है, तो 4 मार्क्स का सिर्फ़ एक साइड रिक्वायर्ड है। और इससे मैं बताती हूँ, ये टाइम मैनेजमेंट का रूल है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको पता नहीं चल पाता है। वो अक्सर मुझसे ये पूछते हैं, मैम अगर 5 मार्क्स का है तो कितनी लेंथ लिखनी है? 2 मार्क्स का है तो कितना लिखना है? देखो, इसमें पर्टिकुलरली 5 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? तो 5 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया, 4 का बता दिया, अब 3-2 आप अपने हिसाब से कर लो कि क्या पूछा है। अगर स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, तो बस स्ट्रेट अवे आंसर दो और दैट्स इट। टू द पॉइंट लिखना है, यही एक प्रोफेशनल्स की एक स्किल होती है कि टू द पॉइंट। यू डोंट नीड टू कुक स्टोरीज़। उससे एग्ज़ामिनर भी थोड़ा-सा इरिटेट हो जाता है, ठीक है? अब फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपको करना है। अगर अब आपके 2 कैटेगरीज़ आती हैं क्वेश्चन्स की, एक होते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन्स और एक होते हैं आपके केस स्टडी टाइप्स, ठीक है? इसमें दोनों में ही आपको क्या करना है? अब देखो, जो सेकंड क्वेश्चन आपका गिवन है, इसमें बी दे रखा है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू द एज़ टू द मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ पोस्टल बैलेट, ठीक है? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट आंसर करना है, कोई स्टोरी नहीं बनानी है, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं कोई, जिसमें आपका ये है जैसे, इफ अ कंपनी डज़ नॉट रिसीव, ये एक केस स्टडी लग रही है, ठीक है? ये केस स्टडी है। तो अब केस स्टडी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आप उनको कैसे डील करोगे? देखो, सबसे पहले ये जो पूरा आंसर है, यू हैव टू डिवाइड द होल आंसर इंटू 4 सब पार्ट्स, ठीक है? अब कैसे मैं बताती हूँ। फर्स्ट आपको लिखना है फैक्ट्स ऑफ द केस। जो भी क्वेश्चन में गिवन है, व्हाटएवर गिवन इन क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी आपको डिटेल दी हुई है, आप वो शॉर्ट करके टू द पॉइंट फैक्ट्स ऑफ द केस में लिखो, ठीक है? सेकंड सेकंड आप क्या लिखोगे? प्रोविजंस एज़ पर
कंपनीज एक्ट, मतलब जो भी आपका प्रोविजन है, जो भी रूल्स हैं, जो कुछ भी पूछा है उसमें, ठीक है? तो आप स्टेट करोगे कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग दीज आर दी प्रोविजंस, ठीक है? तो आपने पहले आपके पास एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई ऊपर फैक्ट्स में कि ये प्रॉब्लम है। सेकंड, आपके पास जो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है इन जनरल लाइक प्रोविजंस, वो। एंड थर्ड में आपको क्या करना है, इसको इम्प्लाई करना है, यानी 1 एंड 2 को आपको इम्प्लाई करना है कि अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम थी बट इसमें इसके अकॉर्डिंग ये होगा, ठीक है? देन फोर्थ में आपको कंक्लूजन लिखना है जो सिर्फ 1 लाइन का होना चाहिए, ठीक है? इसमें इसने पूछा है इट शुड मतलब देखो क्वेश्चन देखो, इफ अ कंपनी डज नॉट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट शुड रिफंड मनी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट विद द सूटेबल कमेंट्स। तो यस आएगा इसमें कि हाँ, अगर मनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है अलॉटमेंट के टाइम पे, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव नहीं हुआ है तो यू नीड टू रिफंड द मनी ऑफ द एप्लीकेंट्स, ठीक है? तो इसमें आप एक कंक्लूजन डाल दोगे यस, और कितना टाइम स्पेसिफाइड है वो आप इसमें मेंशन कर दोगे इन 1 लाइन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे करोगे। उसमें कुछ नहीं लिखना है, फैक्ट्स प्रोविजंस कुछ नहीं, जस्ट यू नीड टू आंसर दैट, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर आ गया कि पोस्टल बैलेट किस किस सिचुएशन में होता है, ठीक है? पोस्टल बैलेट तो उसमें नंबर ऑफ 10 आइटम्स हैं, तो आप सिर्फ उन 10 आइटम्स को जॉट डाउन कर दोगे बस, ठीक है? केस स्टडीज का मैंने आपको बता दिया। अब बैक टू क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी, सेकंड क्वेश्चन में आपकी चॉइस है। तो चॉइस में एक रूल याद रखो, इफ देयर इज इन चॉइस इन क्वेश्चन देन रीड बोथ द क्वेश्चंस केयरफुली, ठीक है? विद देयर सब पार्ट्स ऑब्वियसली। तो जब आप उसके सब पार्ट्स पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि ठीक है, मैं 2 के मुझे 2 अच्छे से आते हैं, बट 2 ए के मुझे चारों अच्छे से आते हैं। तो ऑब्वियसली आप 2 ए के अटेम्प्ट करोगे, ठीक है? और इसमें एक चीज़ और है, देखो मेरा ये खुद का अपना मतलब पर्सनल वो है, जब मैं एग्ज़ाम देती थी ना तो जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा और सब पॉइंट्स होते थे, कम मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 3 मार्क्स के या फिर डिफरेंस होते थे, मैं उनको अटेम्प्ट करती थी। उसमें क्या होता है ना, उसमें चांसेस होते हैं टू फेच मार्क्स, ठीक है? तो ये चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आप एग्ज़ाम में अगर केस स्टडी है फॉर एग्ज़ाम्पल और आपको वो बहुत अच्छे से आती है, देखो देखो जैसे इसमें 2 में आपके सब पार्ट्स हैं, ठीक है? और डायरेक्ट क्वेश्चन्स हैं। ठीक है? अब इसमें क्या है, आपके सब पार्ट्स हैं, लेकिन 2A में क्या है, 2A में आपकी थोड़ी केस स्टडीज़ हैं या फिर मतलब जैसे ये भी केस स्टडी हो गई, ये भी केस स्टडी हो गई। तो इसमें क्या करना है ना आपको, आप अपना तो देखोगे कि आपको अच्छी तरीके से क्या आता है। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको केस स्टडीज़ बहुत अच्छे से आती हैं, बट आपने वो तब भी वो करना है, मतलब डिफरेंस अटेम्प्ट करना है, नहीं। बस एनालाइज़ कर लेना कि अगर आपको नहीं आता है या आता है तो आप अगर डिफरेंस में भी श्योर हो तो गो फॉर डिफरेंस क्वेश्चन, ठीक है? या फिर सब पार्ट्स। अब थर्ड क्वेश्चन आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है अगेन, ठीक है? सेकंड पार्ट फोर्थ भी आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5A, ठीक है? अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर सी है। ये टोटल 4 मार्क्स का है और 4 मार्क्स में आपका 1-1 मार्क्स का ये सब दे रखा है। तो ये फैची है, ठीक है? इसमें आप अच्छे से कर सकते हो अगर आपको आता है तो। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 5 और 5A में आपकी चॉइस है, आप कोई दोनों पार्ट्स अच्छे से पढ़ो, तो जो भी आपको बेस्ट लगता है कि आपको सारे पार्ट्स आते हैं या मेजॉरिटी पार्ट्स किस ऑप्शन के आते हैं, वो आप उस तरीके से करो। ये बहुत वाइज़ डिसीजन होता है, वहाँ पे ये मत करना कि नहीं मैं तो कंटिन्यूटी में 5 ही करूँगा, 5A ही करूँगा, नहीं, ठीक है? पार्ट 3 जो है आपका, पार्ट सी ऑब्वियसली जो है आपका वो है 10 मार्क्स, ठीक है? जिसमें आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर कंपनी सेक्रेटरी लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है? लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कंपनी सेक्रेटरी,
फिर आपका सेक्रेटरियल ऑडिट चैप्टर है और फिर आपका है मेगा फर्म्स। तो इन 3 चैप्टर्स में से आपका 10 मार्क्स का आता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? अब एक चीज़ मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बोला था कि आपको 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करना है, बट इन केस इफ यू डोंट नो एनी पार्ट ऑफ क्वेश्चन, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करो? देखो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, आपको पोस्टल बैलेट के बारे में तो पता है? मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एज़ टू मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ पोस्टल बैलेट? मैं मानती हूँ आपको रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल नहीं पता, ठीक है? और ये क्या है? एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। यू डोंट नो एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट पोस्टल बैलेट, बट आपको पोस्टल बैलेट के बारे में पता है, ठीक है? तो पोस्टल बैलेट के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो और अपने उससे कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, आप वो लिख दो, ठीक है? हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि वो रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी-कभी ना थोड़ा-सा इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हो जाती है, बट आपने जो लिखा है वो भी रिक्वायरमेंट एग्ज़ामिनर को लगा, उसने मार्क्स दे दिए, ठीक है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी है। केस स्टडी की कैटेगरी में अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता है, तो देखो, फिर मैं ज़रा एक मिनट चेंज करके बताती हूँ आपको। हुँ, अगर आपको केस स्टडी नहीं आती है, फैक्ट्स तो आते हैं, फैक्ट्स तो क्वेश्चन से नीचे निकाल कर रख दोगे, ठीक है? प्रोविजंस का मैं मानती हूँ सेक्शन नहीं आता, ठीक है? तो लिख दो प्रोविजंस एज़ प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज़ एक्ट 2013, ठीक है? और जो भी आपको समझ में आता है, वो लिख दो। फिर उन दोनों का कंक्लूजन टाइप, रिजल्ट टाइप डाल दो और उसमें उसमें कंक्लूजन नहीं डालना है या कंक्लूजन ऐसे डालना है, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट विद सूटेबल कमेंट्स या फिर लिख देते हैं कमेंट, तो येस, नो मत लिखना क्योंकि उसमें आप खुद डाइसी हो, ठीक है? तो इस तरीके से थोड़ा-सा स्मार्टनेस के साथ आप आंसर करोगे जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको मार्क्स की गारंटी है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो 10 रूल्स हैं, ये जो सॉरी 5 रूल्स हैं, ये आपको हर पेपर में अप्लाई होंगे। नेवर एवर रीड फुल क्वेश्चन पेपर, स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम द वेरी मतलब फर्स्ट फ्रेश पेज और अटेम्प्ट फुल क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। ये तो छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए आपका टाइम मैनेजमेंट इस तरीके का होना चाहिए